नमस्ते, मैं विक्रांत newstek.com के लिए। और भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का मादा रखती थी, एक ऐसी पार्टी जो कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, एक ऐसी पार्टी जो आजादी के बाद से पिछड़े और दलित समुदाय को एक करके बहुजन होने का दावा करती थी और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सरकार बनाने का दंभ भरती थी। इस पार्टी की शुरुआत मान्यवर कांसी राम ने की थी। नाम है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बहुजन आंदोलन। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मायावती की चुप्पी पर चुनावी पंडितों के बड़े सवाल उठाई पड़ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता का केंद्र रहने वाली बहन मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आखिर हाल के दिनों में चुनावी चर्चाओं से दूर क्यों है। और आ रही सभी मीडिया रिपोर्ट और चुनावी आकलनों की माने तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। तो आज की यह हमारी चुनावी चर्चा इस विषय पर होगी कि आखिर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कहां खड़ी है, बहन मायावती कहां खड़ी है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और मायावती का अब अगला राजनीतिक भविष्य क्या है। तो सबसे पहले तो 2017 के चुनावी परिणामों को समझते हैं। सन 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों के साथ बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाती है। समाजवादी पार्टी जो तत्कालीन सत्ता वाली पार्टी रहती है उसको 54 सीटों पर सिमट के रह जाना होता है और बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी महज 19 सीटों पर चुनाव जीत पाती है। लेकिन इस चुनाव का एक बहुत मजेदार तथ्य था जिससे कभी ध्यान से समझा जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जो महज 19 सीटों पर सिमट जाती है, समाजवादी पार्टी जो 54 सीटें जीतती है, दोनों के जब हम वोट शेयर का अध्ययन करते हैं, मत प्रतिशत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा मत बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में हासिल किए थे। इसलिए सीटों के आधार पर यह कहना कि बहुजन समाज पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई, शायद यह चुनावी आकलन ठीक नहीं होगा। इसलिए मत प्रतिशत के आधार पर भी बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी को देखा जाना चाहिए कि एक पार्टी जो अपना सबसे बुरा प्रदर्शन भी करती है फिर भी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 22% मत हासिल करती है और जो पार्टी उससे ज्यादा सीटें हासिल भी कर लेती है वो भी 21% वोट के साथ उससे 1% पीछे रह जाती है। यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत प्रभावित नहीं हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी जिसने एक नया सामाजिक और जाति समीकरण 2017 के विधानसभा चुनाव में तैयार किए थे, उसके सामने भी बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती ने अपना मूल वोट, अपना मूल वोटर जो उनका मूल मतदाता है, जो दलित मतदाता है, उसको अपने पार्टी के साथ बचा के रख लिया था। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से जो गैर जाटो दलित आबादी थी, जिसमें वाल्मीकि समाज आता है, जिसमें अन्य छोटे छोटे दलित समुदाय के लोग आते हैं, उसमें निश्चित रूप से एक सेंधमारी जरूर की थी। लेकिन बहन मायावती का जो मूल वोटर था, जो दलित वोटर है, जो हरिजन वोटर है, उसको अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी राजनीतिक दल ने अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है। इसलिए जब 2022 के विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के उस ताकत की भी चर्चा होनी चाहिए कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 0 सीट जीतती है, फिर भी भारत की राजनीति में वो तीसरी सबसे ज्यादा मत पाने वाली पार्टी के रूप में निकलकर सामने आती है। सन 2014 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है। 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में चुनाव लड़ती है और दूसरे स्थान पर आती है और उसका कुल मत प्रतिशत 4.5% के आसपास रहता है और वह भाजपा कांग्रेस के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मत प्रतिशत हासिल करने के मामले में बताई जाती है। फिर आता है साल 2017 का चुनाव
जहां बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है, 22% मत हासिल करती है, 19 सीटें हासिल करती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी के रूप में खुद को स्थापित करती है। फिर आता है साल 2019 लोकसभा चुनाव, वो लोकसभा चुनाव जहां बहुत से पुरानी रंजिशों को खत्म कर दिया गया। बहन मायावती और अखिलेश यादव साथ आते हैं, साथ मंच लगाते हैं और कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास का यह सबसे बड़ा गठबंधन है और एक ऐसा गठबंधन जिसके अभेद किले को भेद पाना शायद किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश 2019 चुनाव के परिणाम आते हैं। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट जाती है। बहुजन समाज पार्टी जो 2014 में 0 सीट पाई थी, वो 10 सीटों पर पहुंच जाती है और बाकी बची सीटें 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है। इस तरीके से जो 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन बताया जा रहा था, वो राजनीतिक प्रयोग असफल साबित होता है और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी 5 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद को अव्यवस्थित और हारती हुई नजर आती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए यहां भी एक फायदा होता है। सन 2014 में वो 0 सीटें लोकसभा में जीतती है। सन 2019 में वो 0 से 10 सीटों पर पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी फिर से अपने वही पुरानी 5 सीटों पर ही रुक जाती है। मुख्य बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज की सीट हारती है, जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं। समाजवादी पार्टी वो फिरोजाबाद की सीट हारती है, जहां से रामगोपाल यादव के सुपुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी बदायूं की वो सीट हार जाती है, जहां मुलायम के कुनबे की एक और शख्स धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हैं। यानी कि उतना बड़ा राजनीतिक गठबंधन, जहां बहुजन समाज पार्टी का 21 से 22% वोट और साथ ही साथ मुसलमानों का वोट और पिछड़ों में यादवों का वोट समाजवादी पार्टी की वजह से एक साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर सिमट जाती है और बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर। कहा तो यह भी जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो अखिलेश यादव को ट्रांसफर नहीं हो पाया और यही कारण था कि अखिलेश यादव 5 सीटों पर ही सिमट के रह गए और खुद के परिवार की 3 सीट भी चुनाव में हार गए। तो बसपा जो 38 सीटों पर चुनाव लड़ती है, वो उत्तर प्रदेश में फिर से 20% मत हासिल करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में वो फिर से 2% मत हासिल कर लेती है और पूरे भारत की वो 9वीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। सीटों के मामले में भी और मत प्रतिशत के मामले में भी वो भारत की सबसे बड़ी 9वीं पार्टी बनकर उभरती है। तो अब बीएसपी की जब हम गैर मौजूदगी पर सवाल करते हैं, जब बहन मायावती की गैर मौजूदगी पर सवाल करते हैं, जब हम ये पूछते हैं कि पिछले 5 साल में बहन मायावती कहां है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी कहां है, तो उन्हीं के पार्टी के नेताओं का कहना है, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम बड़ी रैलियों के जरिए बनने वाली पार्टी नहीं है, हम अखबारों के इश्तिहारों से अपने आप को जनता के बीच में ले जाने वाली पार्टी नहीं है। हमारा अपना एक मूल कैडर है, वो मूल कैडर गांव की हरजन बस्तियों में जाता है, छोटी छोटी सभाएं करता है और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 5 साल में अपनी तैयारी की हुई है। जब उत्तर प्रदेश के डिजिटल चुनाव पर हम उनसे सवाल करते हैं कि जब डिजिटल रैलियों का प्रयोग चल रहा है, जब चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि हम सभा करने की अनुमति नहीं देंगे, तो बहुजन समाज पार्टी जो कार्यकर्ताओं के काडर पर निर्भर करती है, वो इस नए प्रयोग में खुद को कैसे स्थापित करती है। इसके जवाब में बहुजन समाज पार्टी के जो है पदाधिकारी बताते हैं कि हर जिले में हमारी एक डिजिटल टीम तैयार की गई है, एक डिजिटल वार रूम तैयार किया गया है और वह राज्य के डिजिटल वार रूम के साथ जोड़ा गया है और हमारी डिजिटल तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से है और जो सामाजिक समीकरण बहुजन समाज पार्टी बहुजन होने का दावा करती है, वो हमारा फिर से दुरुस्त हो चुका है। इस बार हमने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वर्ग को भी लाने का प्रयास किया है और हमारी ठीक ठीक तैयारी है। आप देख लीजिएगा कि 2022 के जब चुनाव परिणाम आ रहे होंगे तो सपा बनाम भाजपा की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी कोई नया कारनामा कर सकती है। तो ये उनके अपने कार्यकर्ताओं की दावेदारी है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में 2-3 चीजें बहुत समझने की जरूरत है। पहली चीज कि बहुजन समाज पार्टी का जो जाटो दलित वोट बैंक है,
आप उसके बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि आपका नेता कौन है, तो वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारी नेता सिर्फ एक है, बहन मायावती। और जब तक बहन मायावती हैं, जब तक हमारा हाथी निशान है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। गैर जाटो दलित के बीच में जरूर भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को मिलता अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं दिखता है। कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो है, अगर खुद को जो है थोड़ा सा शून्य भी दिखा रही है, फिर भी उसके वोट बैंक को और अन्य दल अपने में खुद में ट्रांसफर कराने में बहुत सफल होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी कई ऐसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं जहां वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी से सीधे सीधे लड़ाई में है, और ऐसी सैकड़ों सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने मामले को त्रिकोण में बदल दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो हरिजन बस्तियों का वोटर है, जो उनका दलित वोटर है, वो बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि उसकी नेता बहन मायावती। हम बार बार जमीन पे जब भी चुनाव की चर्चा करने जाते थे तो हमारा एक सवाल होता था कि आपका एक नया नेता भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर रहा है, नाम है चंद्रशेखर रावण आजाद। क्या चंद्रशेखर आपके दलित मूवमेंट के नेता हो सकते हैं? और जवाब मिलता कि वो हमारे समाज का एक युवा नेता जरूर है, हमारी बात जरूर रखता है, लेकिन हमारी नेता अभी भी मायावती हैं और चंद्रशेखर आजाद या आजाद समाज पार्टी की तरफ दलित मतदाताओं का झुकाव नहीं दिखता है। इसलिए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती को बहुत छोटा करके आंका नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से तमाम मीडिया सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि 3 सीट, 5 सीट, 10 सीट, मैक्सिमम 17 या 18 सीटें, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही गलत चुनावी आकलन है और हमें 10 मार्च के परिणामों का इंतजार करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर ठीक ठाक काम कर रही है, उसका अपना संगठन काम कर रहा है, और अगर उनका नया सामाजिक प्रयोग सफल हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी अपने चुनावी नतीजों के जरिए जनता को चौंका भी सकती है और कई राजनीतिक पार्टियों को भी चौंका सकती है। तो नमस्ते, मैं विक्रांत। मेरी यह एक स्पेशल रिपोर्ट newstech.com के लिए। ऐसे ही तमाम राजनीतिक रिपोर्ट के लिए हमारे साथ आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जल्दी हम आपके साथ ऐसे ही तमाम राजनीतिक घटनाओं पर नई नई जानकारियों के साथ नई नई रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।